गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से आज हम चालू करेंगे नया चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में 10 नंबर कंपलसरी कैरी करता है या तो फिर 50 नंबर्स में कैरी करता है एज पर द स्टेट बोर्ड पैटर्न। अभी इस साल से पैटर्न चेंज हो चुका है, तो लास्ट ईयर में 8 to 10 नंबर्स का एक प्रॉब्लम रहता था। तो इस चैप्टर को हम पहले समझ के लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। So basically, we have studied in the 11th standard so many companies, formations, and accounting. But this is the different chapters compared to the earlier chapters, either in the other companies accounting. तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि पहले हम समझ के लेते हैं दोस्तों कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एज वेल एज हाउ इट वर्क्स इन आवर डे टू डे लाइफ एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एनजीओज as well as not for profit organization, and what is the procedure to maintain the records of accounting as per the non-for-profit organization. Now, let's start with the definition of this chapter of this not-for-profit organization. See, we can see PPTs, you can see notes over here. What is the meaning of organization of NGO type? All those organizations that do not operate with profit motive are regarded as NPOs. मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एनपीओ। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में देखा था, वहां पे कंपनी का जो मोटिव था वहां पे बेसिकली प्रॉफिट अर्निंग का रहता है। अगर हम कौन से भी बिजनेस की जनरली बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे हर बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, एक ही पर्पज होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बट compared to the other chapters, compared to the other concept, NPO is the different concept. NPO, this kind of organization, they are operating their business, they are running their activities for the purpose of only service rendering purposes. They are not starting their business nature for the purpose of getting profit purpose. The primary motive of not-for-profit organization is to render services to their members to promote culture, art, education, other religious, social, charitable activities. Main source of their income are subscription, donation made by the government. दोस्तों, अभी आप लोगों ने समझ चुका होगा कि एनपीओ क्या होता है। बेसिकली एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मकसद ओनली सर्विस रेंडर करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में आजू बाजू देखते हैं कुछ कल्चरल एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं कुछ संस्था, जैसे कि सॉरी एजुकेशन सोसाइटीज होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं या तो फिर चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। दे आर प्लेइंग देयर एक्टिविटीज फॉर द पर्पज ऑफ सोसाइटी एज अ सोशल वेलफेयर पर्पजेस। सो sometimes one question will be arise in our mind, what is the sources of their income। जैसे कि बिजनेस में क्या होता है, बाय होता है, सेल होता है। भाई वहां पे इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन होती है। जहाँ पे सेल होता है वहां पे क्या होता है, ऑब्वियसली वहां पे पैसा जनरेट होता है, मनी जनरेट होता है। बट अगर हम इसकी बात करेंगे तो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इनका मेन सोर्स क्या रहेगा। आपके मन में एक सवाल आता रहेगा, सर अगर ये फर्म्स या तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट मोटिव पर्पज काम नहीं करती है तो सर इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। सर अगर ये सेल नहीं करते हैं, परचेस नहीं करते हैं, तो सर इनके पास पैसा कहाँ से जनरेट होगा। हाउ दे विल वर्क, हाउ दे विल survive their organization without any having any income source। so दोस्तों इसमें बेसिक आंसर है उसका यहाँ पे, they their main sources is that subscription, donation, and sometimes government is giving grants also। so basically these are the sources of incomes of the NPOs। जैसे कि हम देखते हैं डेली हमारे सोसाइटी में देखते हैं कि ये कोई भी बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। तो हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स इन आवर डे टू डे लाइफ एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज, फॉर व्हाट पर्पस इज
they are starting their service activities. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, इनका मेन पर्पस क्या होता है, टू रेंडर सर्विस मोटिव ओनली। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, चर्चेस होते हैं, रिक्रिएशन क्लब्स होते हैं, मस्जिद, टेम्पल्स, धर्मशाला, ऑर्फन्स एटसेट्रा। सच ऑर्गेनाइजेशंस में और मे नॉट हैव ट्रेडिंग एक्टिविटीज। दोस्तों इसमें कोई भी कम ये जो हमने लिस्ट देखा है, इसमें कोई भी संस्था ट्रेडिंग कैंड की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करती है। इनका मेन मोटो क्या होता है दोस्तों, टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें ये समझना है कि एनपीओ ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऐसी संस्था होती है जिसका मकसद केवल एंड केवल सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। देन जब हम ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उस टाइम पे हमें किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। जैसे कि हम ट्रेडिंग कंपनी की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमने बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, ये सब अकाउंट्स हमें वहाँ पे मेंटेन करने होते हैं। बट अगर बात आती है एनपीओ, जब हम ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं, इसके अंदर जो अकाउंट्स होते हैं कौन से होते हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो हमें इसमें दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा सॉरी, या तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ये 3 अकाउंट्स के अलावा हमें यहाँ पे और कुछ चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। भाई हमने तो पहले बहुत टाइम पे सुना है कि रिसिप्ट ये होता है, पेमेंट ये होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू accounting terms of a NPO? This account is merely a summary of transactions occurring in the cash book. All receipts are shown on the debit side and all payments are shown its credit side. दोस्तों ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब बाकी कोई नया अकाउंट नहीं है, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक मेंटेन करना सीखा था। ये सेम उसी टाइप में अकाउंट्स होता है। कैश बुक में हम क्या करते थे, सब रिसिप्ट डेबिट साइड में लिखते थे। बेसिकली हमें जो कुछ भी पैसे मिलते हैं हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स पर्सन अकाउंट, वाई पर्सन अकाउंट। ये हमारे एंट्रीज करने का तरीका होता है एज पर द अकाउंटिंग टर्म्स। सेम थिंग आपको जो बोला गया है यहाँ पे, यू हैव टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो इन दिस केस यू हैव टू कीप इन माइंड रियल अकाउंट रूल्स, दैट इज डेबिट what comes in, credit what goes out. Whatever it comes cash in our business, that will be goes to the debit side of receipt and payment account. Sorry. And whatever you expenses incurred for the purpose of running of your NPO, that will be goes to the debit side. Basically this is the theme of receipt and payment account. I hope you understood very well. बाकी आपको यहाँ पे समझ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, आपको इतना ही समझना है कि ये कैश बुक अकाउंट की तरह इसको मेंटेन किया जाता है। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दोस्तों अगर हम इनकी रिसिप्ट इसके फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है इसमें यहाँ पे, जैसे कि इट इज ए रियल अकाउंट रूल। मतलब ये क्या है, हमें ये रियल अकाउंट होता है। Receipt and payment account, it is called as real account. The axis of receipt over payment is the closing balance which is shown in the balance sheet of asset side. इसका मतलब फिर से मैं बताता हूँ, axis of receipt over payment मतलब हमारा रिसिप्ट साइड, मतलब जब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, जो कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा it will be transferred to the balance sheet asset side. I'll repeat it again, this line, this statement, जब हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर होता है क्रेडिट साइड से, तब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड के जो पेमेंट्स होते हैं वो माइनस करने के बाद जो कुछ भी बैलेंस बचेगा वो हमें asset side में लिखना है। This account begins with opening balance of cash in hand. ये अकाउंट हम ओपन कैसे करते हैं,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे कि हम कैश बुक में क्या करते थे, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते थे। ये भी अकाउंट उसी टाइप में मेंटेन किया जाता है। ये जब मेंटेन करते हैं तब इट begins with the cash balances to the debit side of receipt and payment account. Then an item may be repeated many times in cash book but is shown only once in a receipt and payment account. कैश बुक में बहुत बारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओनली वंस टाइम इट विल बी रिकॉर्डेड। जैसे कैश बुक में कैसे होता था, सेम ट्रांजेक्शन दो दो तीन तीन बार हम दिखाई देते थे, बट यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजेक्शन रिपीटेड नहीं मिलेगी। ऑल के कैश पेमेंट्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड। आप जो कुछ भी पेमेंट करोगे इट विल बी राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Sorry, receipt and payment account records only the actual receipt and payment of cash। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे receipt and payment account it will be recorded only and only actual receipt and payment of cash transaction. Non-cash expenses such as depreciation, outstanding expenses are not recorded in the receipt and payment account. I am repeating again this statement। जैसे कि हम फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते थे, आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे, बट सेम थिंग हमें यहाँ पे दोहराना को नहीं जमेगा बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब वट एवर इट रिसीव्ड एंड वट एवर इट पेड इट विल बी रिकॉर्डेड। हमें बाकी इसमें और रिकॉर्ड करने को नहीं जमेगा। जैसे कि लायबिलिटीज होती है, उसके बाद डेप्रिसिएशन होता है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले के स्लाइड्स में बताया था, इसमें तीन अकाउंट हमें ओपन करने हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे कि मैंने अभी की पहले के स्लाइड में एक्सप्लेन किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। अभी हम बात करेंगे इस सेकंड वन की, दैट इज कॉल्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व्स द सेम पर्पस फॉर अ not for profit organization as the profit and loss account for a business enterprises. This is nominal account। दोस्तों ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह मेंटेन करना है। प्रॉब्लम में कुछ डिटेल्स दिए जाते हैं आपको, वहां पे आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, यू हैव टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आइदर यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये दोनों में से एक ही पूछा जाएगा आपको, दोनों चीजें साथ में आपको इसमें नहीं पूछी जाएगी। ये जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब मेंटेन करेंगे दोस्तों, तो हमें एक चीज याद रखना है, वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रूल। हमें इसमें कौन सा रूल फॉलो करना है दोस्तों, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। देन it belongs to the current year should be recorded in the books of the current financial year whether payment is made or not and income is received or not। You know, in this case all the transactions of current year only recorded, right, either received or not received, ये टाइप के ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। जैसे कि legacy represent the amount of property received by organization under a will on death of the contribution। In other words, we can say that legacies are the donations made by a person at his own will। मतलब legacy मतलब ये डोनेशन दिया होता है, अगर किसी इंसान ने अपने विल में लिखा है कि मेरे मरने के पश्चात ये जो प्रॉपर्टी रहेगी किसी संस्था को डोनेट की जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेगेसी बोलेंगे। नाउ टॉक अबाउट द एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इज कॉल्ड एडमिशन फीस। इट इज अ फी पेड बाय मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंट्रेंस फीस मतलब कैसी होती है बच्चा कंपनी, जैसे कि आपको अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन के साथ आपको एडमिशन फीस ही भरना पड़ेगा। सेम थिंग दोस्तों यहाँ पे
अगर ये एनपीओ होती है, अगर किसी को वहां पे उस एनपीओ का, उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेंबर होना चाहता है तो उससे पहले उसका मेंबरशिप फीस भरना पड़ेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंट्रेंस फीस बोलेंगे। इट इज एन आइटम ऑफ रिकरिंग नेचर। जनरली एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज इनकम। एक फर्म के लिए क्या होता है, ये देखा जाए तो ये इनकम कहा जाएगा। यहाँ पे ग्रांट, grant is an aid issued by the government agency to any not for profit organization for specific purpose or general purpose। जो ग्रांट्स होते हैं, जो देनगी नेचर में जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ संस्था को दी जाती है, उसे हम ग्रांट कहते हैं। अगर हम एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे दोस्तों, तो संस्था के लिए क्या रहेगा? ये इनकम रहेगा। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे जाएगा दोस्तों? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम साइड, क्रेडिट साइड ऑफ revenue, either income and expenditure account. Now donation. Donation is the amount received by not for profit organization from any person or institution without any consideration and not periodically। डोनेशन मतलब कैसे होता है दोस्तों? यहाँ पे जब कोई एनजीओ या तो फिर कोई सोशल काम करने वाली संस्था होती है, जब वो कुछ एक्टिविटी प्ले करती है, तो उस टाइम पे जो सामने वाले से जो इंसान होता है या तो फिर सामने वाला जो कोई बंदा होता है, खुद से स्व खुशी से क्या करता है, उस संस्था को डोनेशन के तौर के ऊपर डोनेट करता है। बट उसमें ना ही किसी टाइप का कंसिडरेशन रहेगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि हम अकाउंटिंग टर्म्स में देखते हैं, समथिंग इन रिटर्न। हमने किसी गुड्स को बेचा और उसके बदले में हमें पैसे मिले, दैट इज कॉल्ड एज, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंसिडरेशन रेस्पेक्टिव रहेगा वहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, अगर मैंने किसी मोबाइल शॉप में जाके 15,000 का मोबाइल परचेस कर दिया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कंसिडरेशन ये रहेगा, 15,000 रुपए देखिए मैंने मोबाइल जो लिया, मोबाइल इज माई कंसिडरेशन। आई गॉट, आई रिटर्न समथिंग अगेंस्ट टू द मनी। पैसों के बदले में मुझे क्या मिला? मोबाइल मिला। अगर वही बात हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वही बात अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वहां पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 15,000 इज द कंसिडरेशन टुवर्ड्स द मोबाइल। तो ये होता है कंसिडरेशन। किसी भी इंसान ने विदाउट कंसिडरेशन जो अमाउंट दी जाती है संस्था को, उसको बोलते हैं डोनेशन। अब फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जाहिर सी बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज ए टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये किस टाइप का है भाई? यहाँ पे नॉमिनल काइंड का अकाउंट्स है यहाँ पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें कौन सा रूल फॉलो करना है दोस्तों? नॉमिनल का रूल फॉलो करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये भूलने का नहीं दोस्तों, अगर आप लोग कॉमर्स में आए हो, अकाउंट्स पढ़ रहे, तो आपको मरते दम तक इसको याद रखना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। नो कैपिटल आइटम इज एंटर्ड इन दिस अकाउंट। किसी भी टाइप का जो कैपिटल होता है इस अकाउंट में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इट्स डेबिट साइड इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस। आपको डेबिट साइड में क्या लिखना है? पूरे के पूरे एक्सपेंसेस लिखना है। पर्टेनिंग टू द पर्टिकुलर पीरियड, वो भी किस पीरियड के लिखने हैं? ओनली पर्टिकुलर पीरियड। आई एम हाईलाइटिंग, आई एम अंडरलाइनिंग सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि बाबा सर कहाँ पे अंडरलाइन करें और कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे फिर से यहाँ पे देखो, क्रेडिट साइड इंक्लूड्स ऑल द इनकम्स पर्टेनिंग टू द सेम पीरियड। क्रेडिट साइड में हमें क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है? ओनली इनकम रिकॉर्ड मेंटेन करना है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ओनली। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इट। सॉरी, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी टाइप के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड नहीं करने हैं। याद रखना है दोस्तों ये भी चीज। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड in the same manner in which a profit and loss account is prepared। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं,
उसी तरह से हमें ये अकाउंट मेंटेन करना है। Receipt and payment account, you have to follow the rules of real account, but when you are preparing, when you are maintaining income and expenditure account, so that time you have to keep in mind nominal rule only. Credit balance is excess of income or expenditure and debit balance is excess of expenditure or income. इसका मतलब है हमने फाइनल अकाउंट में देखा है नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। जैसे कि हमारा क्रेडिट बैलेंस जो होता है, क्रेडिट बैलेंस जो होता है हमारा डेबिट बैलेंस से ज्यादा होता है, तब हमें प्रॉफिट आता है वहां पे। ठीक है, अगेन दोस्तों अगर हम बात करेंगे आगे कॉन्सेप्ट की, इसमें कुछ फॉर्मेट है, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। दोस्तों इस चैप्टर में जिस बंदे को सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, मान लो चैप्टर एक खत्म हो जाएगा, बिकॉज इस चैप्टर में खाली आपका इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन क्या है, ओनली सब्सक्रिप्शन है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, I guess some technical errors. हाँ, तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे कुछ डोनेशन के टाइप्स है। यहाँ पे डोनेशन किस टाइप के होते हैं देखो। यहाँ पे अगर जनरल डोनेशन होता है, if donation received is not for a specific purpose and can be as a treatment as a revenue, मतलब जनरल डोनेशन होता है, कोई स्पेसिफिक पर्पज मेंशन नहीं किया होता है उसमें, तो हमें उसको रेवेन्यू ट्रीटमेंट कंसीडर करना है और क्रेडिट साइड में शो करना है। Donation utilized for any specific purpose known as general donation, it will be recorded in receipt side. अगर कुछ स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं, that will be considered as a capital receipt and it will be shown to the liability side. तो ये चीज याद नहीं है। सब्सक्रिप्शन, अभी सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेएबल मेंबर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ मेंबरशिप पीरियडिकली, मतलब जो मेंबरशिप रिन्यू करने के लिए फीस पेड करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एज वेल एज इट इज रिकरिंग इन नेचर एंड इट इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू रिसीट। लाइव मेंबरशिप फीस आल्सो इट इज अ रिसीव्ड फीस फ्रॉम दोज मेंबर्स हु डू नॉट पे पीरियडिकल फीस, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लाइव मेंबरशिप फीस एक ही बार पेड करते हैं और उसी क्लब के मेंबर बन जाते हैं। ऑनरेरियम इज अमाउंट पेड टू अ पर्सन other than employee for rendering some special services for NPO, मतलब अगर NPO के लिए कोई बाहर का इंसान कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे ऑनरेरियम दिया जाता है। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? हमारे टर्म्स में देखा जाए तो रेवेन्यू या फिर मुबदला दिया जाता है। अभी यहाँ पे देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क होता है? इट रिकॉर्ड्स कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो हम बात करेंगे इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स दोनों भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली रेवेन्यू आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड। आइटम्स रिकॉर्डेड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर होता है। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ओनली ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट ईयर विल बी रिकॉर्डेड। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू रिकॉर्ड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड रिसीप्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये सब आपको समझ में आएगा बाद में। दोस्तों ये फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन का। हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे लिखना है। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब इस साल का करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हम ऐड करना है। और प्रीपेड और एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये माइनस करना है। और प्रीपेड और एडवांसेस ये माइनस करना है। तो उसके बाद जो कुछ भी बैलेंस आएगा वो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का रहेगा।
दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन विद द स्टेटमेंट मेथड। अब मैं इसी को आपको अकाउंट फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो रेवेन्यू एंड पेमेंट साइड दिख रहा है, यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, जो हमने इसमें करंट ईयर के जो ऐड किए थे वो हमें क्रेडिट साइड में लिखने हैं, जो माइनस किए थे वो डेबिट साइड में लिखना है। तो हमें करना क्या है, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना है, ये डेबिट साइड में यहाँ पे लिखना है, इसमें से ये और ये आइटम माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये स्टेशनरी का फॉर्मेट है, यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, स्टेशनरी का फॉर्मेट भी, ठीक है। स्टेशनरी का फॉर्मेट दोस्तों ये ऐसा रहेगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करंट ईयर, add opening stock of the stationery, closing creditors of the stationery, prepaid or advances. You know, this is the format of calculation of stationery, either a consumable items to be shown in the income and expenditure account. So this is the format you have already, आपको खाली उसको चेकआउट करना है और उसको याद करना है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको जो कुछ भी डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, ठीक है दोस्तों। और आपको इसको शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हम रीच हो सके और हमारा जो नॉलेज है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हम पहुंचा सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर।